आज हमने जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो है हमारे पास थ्योरम ऑफ एक्सटेरिक। हमारे पास अलजेब्राइक डुअल स्पेस जो एक्सटेरिक होती है उसकी हमारे पास डायमेंशन के बारे में थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1 में मैं कहा है लेट एक्स बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हमें कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बता दिया है एक्स जिसकी डायमेंशन है हमारे पास एन एंड ई इज इक्वल्स टू E1 E2 अप टू सो ऑन EN आर बेसिस फॉर एक्स। हमें जितनी उसकी डायमेंशन बताई है उतनी ही बेसिस बता दी है। इस बात का मैं आइडिया है कि किसी भी स्पेस की जितनी डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं उतनी उसमें बेसिस आ रही होती हैं। हमें उसकी बेसिस बता दी हैं। हमें कहा अगर फाइनाइट डायमेंशन है और उसकी बेसिस एग्जिस्ट कर रही हों देन f इज इक्वल्स टू F1 अप टू सो ऑन Fn गिवन बाय 6 इज़ अ बेसिस ऑफ अलजेब्राइक डुअल स्पेस। ये जो f वाले एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास उसकी बेसिस होती हैं अलजेब्राइक डुअल स्पेस की। ये कल मैंने आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये जो बेसिस होती हैं बेसिकली एफ के ऑफ ई के इक्वल होती हैं, जो कि आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा जे के था कि जब दोनों की वैल्यू सेम है तो आपके पास ये 0 हो जाता है और जब दोनों की वैल्यू सेम नहीं तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो आपसे कहा है कि ये वाली बेसिस भी इसकी एग्जिस्ट करेंगी ऑफ अलजेब्राइक डुअल स्पेस एक्स की, और हमारे पास इसकी भी वही डायमेंशन होंगी एक्सटेरी की जो एक्स की डायमेंशन होंगी, और यानी कि उसका आंसर इक्वल टू आएगा एन के। ये थ्योरम हमें ये बात कहता है कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जितनी उसकी बेसिस एग्जिस्ट कर रही होंगी, आप अलजेब्राइक डुअल स्पेस भी देख लें उतनी ही उधर भी बेसिस एग्जिस्ट कर रही होंगी। अगर यहाँ एन बेसिस एग्जिस्ट कर रही हैं ये भी एन बेसिस एग्जिस्ट करेंगी, अगर ये आर होती तो ये भी आर एग्जिस्ट करनी थी। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना काम प्रूफ से। अब प्रूफ में हम सबसे पहले इसको बेसिस प्रूफ करना है। बेसिस प्रूफ करने के लिए आपको पता है डायमेंशन फाइनाइट होनी चाहिए और आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ कह दिया कैपिटल एफ इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट सिंस। हमने बता दिया कि इसकी बेसिस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है क्योंकि हमने इन दोनों की बेसिस को इक्वल शो करना है। इसके लिए मैं इसकी बेसिस से काम स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बता दिया इसकी बेसिस जो है मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्योंकि बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं इसका मतलब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन का सम इक्वल्स टू 0 होता है। ये वाली चीज़ जो है इसको इन जनरल फॉर्म में एफ के ऑफ एक्स लिखेंगे और इसके साथ कोई ना कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैंने यहाँ पे बीटा के मल्टीप्लाई कर दिया। हमने ऊपर वाले पार्ट में ये बात बताई हुई है जब हमने डुअल स्पेसिस बताई थी, बेसिस बताई थी अलजेब्राइक डुअल स्पेस की, कि जो एक्स होता है हमारे पास ई जे के इक्वल होता है। एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ई जे आ जाएगा। इस पूरे के पूरे फैक्टर की जगह डेल्टा जे के आ जाएगा। डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है किसी भी स्केलर नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है सेम वेरिएबल कैंसिल हो जाता है, दूसरा वेरिएबल रिमेनिंग रह जाता है। और देखिए जब के ही कैंसिल हो जाएगा तो समीशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बी जे यहाँ से इक्वल्स टू आ जाएगा 0 की, क्योंकि ये वाली चीज़ थी इक्वल टू 0। एक बात याद रखनी है, अकेला एक्स ई जे के इक्वल होता है, और अगर मैं इस पूरे फैक्टर की बात करूँ एफ ऑफ के ई जे की तो ये पूरे का पूरा अल्फ़ा के इक्वल होता है। ये लास्ट लेक्चर में कुछ नोटेशंस हमने नोट की थी। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये पता चल गया जो हमारे स्केलर्स हैं वो सारे के सारे 0 के इक्वल आ रहे हैं। अगर हमारे स्केलर 0 के इक्वल आ रहे हैं तो देखिए यही बात यहाँ पे लिखी है, सो डैट ऑल दी बी केस इन 7 आर 0। ये सारे के सारे 0, अगर वो 0 हैं इसका मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही बन रहा है। इसका मतलब ये है कि वही शो डैट एफ बिलोंग्स टू एक्सटेरी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ इन अ यूनिक वे। इसका मतलब हम वहाँ से ये चीज़ बता सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन तथा एक यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे हमने कल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर एक्स में हम लीनियर यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो उसके इमेज में भी बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। हमें पता है हमारे पास एफ ऑफ ई जे इक्वल्स टू अल्फ़ा जे होता है और एक्स इक्वल्स टू ई जे होता है। अब यहाँ से अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना चाह रही हूँ तो लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिकली होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समीशन जे फ्रॉम 1 to n, कोई भी कांस्टेंट एक्साई जे, और यहाँ पे एफ ऑफ ई जे आना था बेसिकली क्योंकि हम उसी की बेसिस को डील कर रहे हैं। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एफ ऑफ ई जे के पूरे फैक्टर को हम स्टार्टिंग में अल्फ़ा जे लिख सकते हैं, उसके बाद अल्फ़ा जे की जगह उसकी वैल्यू को पुट किया जा सकता है। तो हमने सबसे पहले उसकी सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म लिखी। उसके बाद हमने कहा कि मैं पता है हमारे पास जो अल्फ़ा जे है वो बेसिकली एफ ऑफ ई के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे अल्फ़ा जे आ रहा था उसकी जगह हम उसे एक्सपैंड करके बता देंगे ये हमारे पास जो चीज़ है ये एफ ऑफ ई के इक्वल है। तो यहाँ पे सारी जगह एफ ऑफ ई के आ जाना था। उन्होंने यहाँ से ओपन करके लिखा है जब एफ ऑफ ई के आ जाना था एफ फंक्शन उसको बाहर कर देना है एक्साई और ई के को कंबाइन करके एक्साई 1 E1 एक्साई 2 E2 प्लस अप टू सो ऑन एक्साई एन ई एन, क्योंकि एक्स के एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसको लिख लेंगे कि पूरे का पूरा फैक्टर हमारे पास एक्साई जे के इक्वल आएगा
क्योंकि ये सारे की सारी बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट है हमारे पास, और हमने इसको बताया वह ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे एफ़ वाला फंक्शन जो ई के का था किसी ना किसी अल्फ़ा के इक्वल था, इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम एफ़ वाला फंक्शन ले रहे हैं ई के साथ साथ एक्साई वाला, तो वो किसी ना किसी एक्साई जे के इक्वल होगा। यानी कि जो फंक्शन है ना एक्साई वन एफ ऑफ जे ई वन एक्साई टू, इन कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल के जो ई पे फंक्शन अप्लाई हो रहा है उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म ही हमारे पास बन रही है, और ये पूरी की पूरी ई जे के इक्वल है। अगर ई जे के इक्वल है तो ई जे की जगह पे हम इसकी वैल्यू लगा सकते हैं एक्साई जे की जगह पे। तो एक्साई जे की जगह पे देखिए हमने लिख दिया है पूरे का पूरा फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा जे एज इट इज़, एक्साई जे जो है उसके फंक्शन की वैल्यू को शो कर रहा था तो वहाँ पे एफ ऑफ जे एक्स हमने शो कर दिया। एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इसकी ये आ गई। अब इस रिप्रेजेंटेशन को अगर हम ओपन करके लिखें अल्फा वन अल्फा टू एफ टू अप टू सोन अल्फा एन एफ एन आ जाएगा। तो देखें वही वाली बेसिस जो F1 F2 Fn थी उसी के लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से प्रूव हो गया कि इसकी भी डायमेंशन n है हमारे पास और x की भी डायमेंशन हमारे पास n थी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो छोटा सा लेमा है हमारे पास, वो है ज़ीरो वेक्टर का। इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिजल्ट्स आगे नेक्स्ट अलजेब्राइक रिफ्लेक्सिविटी में आपके पास यूज़ होंगे। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? ज़ीरो वेक्टर में ये होता है कि अगर किसी चीज़ का इमेज ज़ीरो है इसका मतलब वो एलिमेंट इटसेल्फ आपके पास ज़ीरो आ रहा है। यानी लेट एक्स बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स एज द प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और एक्स नॉट के पास ये प्रॉपर्टी है कि उसका इमेज जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, और एफ जो होता है हमारे पास वो डुअल स्पेस अगर एक्स से बिलोंग कर रहा है अलजेब्राइक डुअल स्पेस है, तो आप यहाँ से कहोगे कि अगर फंक्शन का इमेज ज़ीरो है इसका मतलब वो फंक्शन इटसेल्फ ज़ीरो है। इसमें भी देखिए फाइनाइट डायमेंशनल है तो फाइनाइट इसकी बेसिस एग्जिस्ट कर रही होंगी, और इन बेसिस को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी एक्स के इक्वल। यहाँ नोटेशन चेंज कर दिया, नोड है तो नोड लगा दिया, नोड नहीं भी लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक्स नोड एलिमेंट लिया था इसलिए एक्स नोड की रिप्रेजेंटेशन बना दी। एक्स नोड इज इक्वल्स टू समीशन, ये आपने कोई भी एक्साई वाला कॉन्स्टेंट ले लिया साथ में ई जे। अब देखिए अगर हम इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे फंक्शन अप्लाई होगा, राइट साइड पे भी फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। जो समीशन है और ये एक्साई है ये बाहर आ जाएगा, एफ इस फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाएगा। हमने ऊपर पढ़ा हुआ एफ ऑफ ई जे अल्फा जे के इक्वल होता है तो इसकी जगह अल्फा जे आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन का इमेज जीरो है तो हम इसको इक्वल टू जीरो रख लेंगे। बेसिस तो जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये कि एक्साई वाला एलिमेंट जीरो है, स्केलर जीरो है। अगर स्केलर आपके पास जीरो है तो आप लोग यहाँ से कह सकते हो कि आप लोगों के पास ये चीज़ प्रूव होगी कि एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है। आप पे डिपेंड करता है बेसिस आप यहाँ किसको डिफाइन कर रहे हो। अगर एक्साई की फॉर्म को डिफाइन कर रहे हो तो उसको नॉन जीरो करोगे, अगर अल्फा की फॉर्म को डिफाइन कर रहे हो तो उसको नॉन जीरो कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है अलजेब्राइक रिफ्लेक्सिविटी।